तो हम लोग बेटा अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहली बात यहां पर पार्टिकल क्या होता है, व्हाट इज पार्टिकल एंड व्हाट इज सिस्टम, क्योंकि इसके चैप्टर के नाम में ही दो चीजें आ गई, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या है ये तो हम लोग समझते ही है ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो सिस्टम क्या है और पार्टिकल क्या है। पार्टिकल का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना छोटा मान लेना कि वो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट की तरह बिहेव करे। जैसे अगर मान लो मैं एज अ भाई आपके सामने ह्यूमन बीइंग, ठीक, अगर कोई मेरा ये हाथ पकड़ करके खींचेगा तो उसने फोर्स तो इस पर्टिकुलर हाथ पे लगाया, इस हैंड पर लगाया, ठीक, या कोई पैर खींच रहा है तो उसने पैर पे फोर्स लगाया। लेकिन हम लोग इस तरह से कभी भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करते कि एक पर्सन है उसके हाथ को ऐसे खींचा, पैर को ऐसे खींचा ना। हम क्या बोलते हैं कि एक बॉडी है, उस बॉडी पर ये फोर्स लगा, ठीक। मतलब हम पूरी बॉडी को अलग अलग ना मानकर सिर्फ एक पॉइंट मानते हैं। वी कंसीडर ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी जहां पर सारे फोर्सेस अज्यूम किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास, ठीक। यानी पूरे बॉडी को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करना जस्ट फॉर सॉल्विंग आवर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पूरे बॉडी को एक पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर ये एक बॉल है तो इस बॉल का पूरा वेट यहीं पे लगा होगा। अभी तक आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं जहां पर आपने वेट दिखाया mg इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर, mg डाउनवर्ड। लेकिन सोचो क्या बॉल के इतने पोर्शन का कोई वेट नहीं था? इसका भी था, बॉल के इस पोर्शन का भी वेट था, बोलो यार। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि पूरी बॉल का वेट एक ही पॉइंट पर है और वही पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ मास। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी से मिलता जुलता एक टर्म है सेंट्रॉइड। तीन टर्म्स हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तीन तरह के टर्म्स आ गए। अब अगला एक था कि सर सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हो कि देयर इज एन पार्टिकल प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किए, ठीक। तो वो पार्टिकल जिस प्लेन पर रखा है, यानी पार्टिकल के कांटेक्ट में जो जो चीजें हैं वो सब सिस्टम कहलाता है। कि अगर मैं इस बैग की बात करूं, ये बैग टेबल पे रखा हुआ है और बैग के ऊपर इनका हाथ रखा हुआ है, ठीक। तो ये टेबल और ये हाथ, मतलब ये पूरी बॉडी, ये सब सिस्टम में आ गए। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करता हूं इस माइक का, तो इस माइक के साथ मेरा टी शर्ट कनेक्टेड है, तो माइक और टी शर्ट ये दोनों मिलके क्या हो गए? एक सिस्टम। अगर ये मेरी बॉडी से कहीं भी कनेक्टेड होता तो मैं भी सिस्टम में आ जाता। बात समझ में आया? तो सिस्टम क्या है? सिस्टम इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ढेर सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन कहलाता है सिस्टम। तो यहां पर सिस्टम और पार्टिकल को समझने के बाद हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। मैंने आपसे कहा इस तरह के तीन टर्म्स हमारे पास है, सेंटर ऑफ मास भी है, सेंट्रॉइड भी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। सेंटर ऑफ मास पूरे बॉडी का वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का टोटल मास कंसंट्रेटेड माना जाए, ठीक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का पूरा वेट कंसंट्रेटेड माना जाए, दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच होल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, क्लियर। सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का टोटल एरिया कंसंट्रेटेड माना जाए। मास जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो वो क्या है? सेंटर ऑफ मास। वेट जहां कंसंट्रेटेड है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एरिया जहां कंसंट्रेटेड है वो सेंट्रॉइड। जनरल टर्म्स में अगर देखा जाए, जनरल कंडीशंस में अगर देखा जाए तो तीनों सेम होता है। सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोग के लिए लगभग सेम होता है। लेकिन जब जेई की बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो जाएगा, उसकी भी बात मैं आपसे अभी करने वाला हूं। फिलहाल एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं आपसे एक सिंपल रॉड की बात करूं, लेट अस कंसीडर एक सिंपल रॉड है जिसका कुछ मास m है, लेंथ l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है बेटा? इसके सेंटर पर, ठीक।
अगर कोई हम लोग एक रिंग कंसीडर कर लें इस तरीके की, तो इसका कहां होगा? इसके सेंटर पर। अगर कोई एक इस तरीके का रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया जाए, रेक्टेंगुलर प्लेट, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। इसमें सेंटर नहीं होता कुछ भी, इसमें क्या होता है? डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर हो, उसमें भी क्या होता है? डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। कोई ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में सोचो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसमें कौन सा डायगोनल होता है? मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। मीडियन पढ़ा है कभी? क्या होता है मीडियन? व्हाट इज मीडियन? हाँ, किसी भी ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है? लाइन को, एंगल को बाइसेक्ट करता है। वर्टिसेस को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? राम राम राम। अरे भाई, मीडियन क्या होता है? जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे क्या सोचेंगे? ट्रायंगल को नहीं बेटा, मीडियन का मतलब होता है वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन। वर्टेक्स को मिडिल पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक? इसको मिडिल पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है? इसको मिडिल पॉइंट से, वो डायग्राम में लग नहीं रहा है मिडिल पॉइंट, अलग बात है, लेकिन इसी को मीडियन बोलते हैं। क्लियर? मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड जी, जो कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आपको याद हो तो ये 2 ये 1, मतलब ये हाइट 2/3 होगा और ये 1/3 होगा। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन एक दूसरे को, ठीक है? तो फिलहाल ये जो सेंट्रॉइड होता है यही यहां पर सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये कुछ बेटा स्टैंडर्ड फिगर्स हैं जिनका सेंटर ऑफ मास हमको पता है। अब सेंटर ऑफ मास की कुछ प्रॉपर्टीज देखो। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है ना? एकदम बीचों बीच नहीं है। बोलो यार, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा हाइयर मास की तरफ होता है। सेंटर ऑफ मास हमेशा हाइयर मास की तरफ होता है। अगर इस क्लास का सेंटर ऑफ मास पूछा जाए, कि हम सब ढेर सारे लोग हैं, क्लास का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो वो इस तरफ कहीं होगा, क्योंकि इस तरफ मास ज्यादा है। क्लियर है? ठीक? तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई टूवर्ड्स हैवियर मास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो जरा ध्यान से देखो, इस वाले फिगर में क्या ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है? इस लाइन के दोनों तरफ क्या ये फिगर बिल्कुल एक जैसा है? यहां पर चेक करिए, क्या इस लाइन के भी दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा है? यहां पर चेक करिए, क्या इस लाइन के भी दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा है? यस, डायमीटर है ये सारी लाइंस, है ना? यहां पर चेक करो, इस वाली लाइन के भी दोनों तरफ एक जैसा है। अगर मैं यहां पे ऐसी लाइन एक खींच दूं, मान लो ये डायगोनल छोड़ो, इसको अगर मैं खींच दूं, इस लाइन के दोनों तरफ एक जैसा है कि नहीं है? इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही है। यहां पर भी देखिए, अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं तो यही है लाइन ऑफ सिमेट्री, दोनों तरफ एक जैसा। इसका मतलब अगर इन सारे डायग्राम्स में आप चेक करो तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां पर लाई करता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर। चेक करो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो इसी एक्सिस पर यहां पर है, ठीक? ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो यहां पर है, ये और ये दोनों ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो दोनों पर है, तो दोनों पे होगा तो सेंटर पे होगा। क्लियर है? यहां पर भी चेक करो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, या ऐसी लाइन अगर मैं खींच दूं तो दैट इज ऑल्सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर है। क्लियर? इसका मतलब 2 पॉइंट्स हमको मिल गए यहां पे सेंटर ऑफ मास का। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट ऑलवेज लाई एट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट
लाइज नियर हैवियर मास, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर मास की तरफ लाई करता है। क्या ये पॉइंट दोनों समझ में आ गए आपको? बोलो भाई। तो स्टैंडर्ड फिगर्स में हमको पता है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जब नहीं, अगर हमें स्टैंडर्ड नहीं होगा तब हम क्या करें। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए देखो जरा, ये मान लो y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक, और कोई एक पार्टिकल यहां पर था, कोई एक पार्टिकल यहां पर, कोई एक पार्टिकल यहां पर। वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक यहां पर है, इसका अपना मास m1 है, एक यहां पर है, इसका अपना मास m2 है, और एक कोई पार्टिकल मान लो यहां पर है, इसका अपना मास m3 है। इसके लिए पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, इसके लिए पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, और इसके लिए पोजीशन वेक्टर है r3 वेक्टर। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और हम ये चेक करना चाहते हैं कि इन सारे पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा भाई। अगर एक रिंग जैसे मैं अज्यूम करूं, अभी पीछे सर्किल लिया था हम लोगों ने, सर्किल का सेंटर ऑफ मास कहां था? बीच में। और बीच में क्या होता है? कुछ नहीं, हवा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हवा में भी हो सकता है भाई। ये रिंग है तो इस रिंग के सेंटर पे, यहां पे सेंटर ऑफ मास हम मान रहे हैं, जबकि इस सेंटर पे रिंग का कोई पार्टिकल नहीं है। बोलो यार, ठीक। कहने का मतलब अगर ये तीन पार्टिकल्स हैं, तीन अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो इन तीनों का भी सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा। क्लियर? लेट अस सपोज वो सेंटर ऑफ मास अगर यहां कहीं पर है, एट दिस पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट का भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, इसका भी कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। लेट अस सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, ठीक, इट्स पोजीशन वेक्टर इज r वेक्टर। तो इस r वेक्टर का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, दैट फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस जितने भी मासेस हैं सबके लिए m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर ध्यान से सोचो, ये हम लोगों ने किया गया है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके हम क्या निकाल रहे हैं? आप लोगों को टॉर्क पता है? टॉर्क नाम सुना है? टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लास 9 से आप पढ़ रहे हो उसको, ठीक। इसका मतलब जब हमें फोर्स का मूवमेंट निकालना था तो हमने उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया और फॉर्मूला बना F इंटू आर। सोचिएगा, मैं नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा हूं। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स जब हमें निकालना था तो हमने फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया। क्लियर? मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है कि सर अगर फोर्स का मूवमेंट निकालना था तो फोर्स में आर मल्टीप्लाई करो। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा मूवमेंट ऑफ एरिया बताइए, तो इस बार एरिया में आर का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे मैं कहूं बेटा मूवमेंट ऑफ मास बताइए, तो मास में आर का मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपसे कहूं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम बताइए, तो अगर मोमेंटम का मूवमेंट पूछा जाए तो मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाई आर। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, जिस चीज का मूवमेंट निकालना है उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा पीछे आप देखिए, जो आपने m इंटू आर लिखा है वो एक्चुअलिटी में क्या है? व्हाट इज m इंटू आर? मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
है कि नहीं है? अगर मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किया गया है तो दैट इज मूवमेंट ऑफ मास। तो अगर मैं इसके डेरिवेशन की तरफ जाऊं तो जरा सोचो, अगर ये पहला मास है, ठीक, इस पहले मास का कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा वाई एक्सिस के अबाउट, कितना होगा? दिस m1 इंटू दिस डिस्टेंस x1, बोलो यार। इसके लिए भी कुछ ना कुछ होगा m2 इंटू x2, इसके लिए होगा m3 इंटू x3। तो हमने तीनों मासेस का मूवमेंट ऑफ मास निकाल लिया। क्लियर? सो मूवमेंट ऑफ मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स निकाल डाला हमने, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 एंड सो ऑन। बोलो यार। और अगर मैं ये कहूं कि भाई सारे जो मासेस हैं उसका सेंटर ऑफ मास ये है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जितना मास इन सब का मिलके था उतना अकेला मास इस पॉइंट पर है? बोलो यार। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि पूरी बॉडी का सबका मिला के जो मास है वो वही मास कहां पर है? यहां पर। बोलो यार। जब बॉल की बात करते थे बॉल के सेंटर पे mg लटकाते थे ऐसे, क्यों? क्योंकि बॉल का सारा मास कहां पे हमने माना? उसी सेंटर पे। इसका मतलब ये सारे पार्टिकल्स का जो टोटल मास है, और कितना टोटल मास है? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन। जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मास जोड़ दो तो किस पॉइंट पर है? यहां पर। उसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो जरा सोचो, जितना मूवमेंट ये सारे पार्टिकल्स मिलके देंगे, क्या उतना मूवमेंट अकेले सेंटर ऑफ मास देगा? भाई सेंटर ऑफ मास यही तो कर रहा है कि जितना मास इन सब का था उतना तो उसका अकेला अपना खुद का है। क्लियर? इसका मतलब जरा सोचना, अगर मैं यहां पे लिखूं अबाउट वाई एक्सिस, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, बोलो दिस इज टोटल मूवमेंट ऑफ मासेस, सारे मासेस का मूवमेंट है। सही है? एंड दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्स। ये कैपिटल M इंटू एक्स किसका मूवमेंट है? इट इज मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट दैट सेम वाई एक्सिस। तो यहां से क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं? कितना बनेगा वो? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M, और कैपिटल M कितना है? तो क्या कुछ डेरिवेशन कुछ समझ में आ रहा है? ये मूवमेंट ऑफ मास से आया है। अब सेम चीज अगर मैं वाई एक्सिस से निकाल सकता हूं तो सेम चीज मैं एक्स से भी निकाल सकता हूं। एक्स एक्सिस से डिस्टेंसेस देखोगे तो y1, इसका y2, इसका y3, तो हम एक्स एक्सिस से भी निकाल सकते हैं सेम चीज को। क्लियर है? अब जब एक्स एक्सिस से पता है, वाई एक्सिस से पता है, मतलब हमको सेंटर ऑफ मास का बोलो एक्स कोऑर्डिनेट पता है। बोलो यार। सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट पता है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और अगर आपको x कोऑर्डिनेट पता है, आपको y कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या आपको सेंटर ऑफ मास पॉइंट पता है? भाई अगर किसी पॉइंट को मैं बोलूं 3,4, मतलब यहां से 3 यहां से 4, ये पॉइंट है। सही है ना? तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मुझे उसका वेक्टर भी पता है। कोऑर्डिनेट्स और वेक्टर आप पढ़ चुके हो। वेक्टर आपको खूब डिटेल में हमने पढ़ाया है। वहां पे आपको बताया है कि अगर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z। सेम चीज है। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता है तो मुझे वेक्टर भी पता है। इसीलिए डायरेक्ट आपको बोला गया कि भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दिस, सिंपल फॉर्मूला। ठीक? एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे कहूं सेंटर ऑफ मास का बेटा बताओ, तो अभी हम लोग डिराइव भी कर चुके हैं उसको, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। y कोऑर्डिनेट कोई पूछे सेंटर ऑफ मास का, कितना होगा भाई? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो सेंटर ऑफ मास का अगर इसी को मैं शॉर्ट में लिखूं तो जरा चेक करिए, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? सिग्मा mx अपॉन सिग्मा m। सिग्मा मतलब समेशन, सिग्मा जोड़ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा
एम वाई अपॉन सिग्मा एम। सही है। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स अलग अलग हैं, एक पार्टिकल ये एक वो ऐसे ऐसे सब अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम का मतलब जहां पर सारे पार्टिकल्स अलग अलग हैं, एवरी पार्टिकल हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, सब अलग अलग है, ठीक। और अलग अलग पार्टिकल्स अगर हैं और उसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो फार्मूला आपके सामने है, और सिंपल फार्मूला है सिग्मा एम एक्स अपॉन सिग्मा एम, सिग्मा एम वाई अपॉन सिग्मा एम, सिंपल। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अगर मैं इस पर बेस्ड आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, जरा देखिएगा, आपको बोला जाए कि ये एक मान लो रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के वर्टेक्स पर यहां पर कुछ मासेस रखे हैं, ये मान लो m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है और ये m4 मास है, ठीक। वैल्यू भी दी हो सकती है 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg या कोई भी kg, कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है, ठीक है। ये मान लीजिए 4 मीटर है और ये मान लो 2 मीटर है भाई, चलो मैं वैल्यू दे ही दे रहा हूं, इसको मान लेते हैं 1 kg, ये हो गया आपका 2 kg, ऐसे ये 3 kg और वो 4 kg। अब आपसे कहा जाए कि ये जो सिस्टम है बेटा, इस सिस्टम का आप मुझे सेंटर ऑफ मास बताओ, कहां है सेंटर ऑफ, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है तो क्या मुझे उसका कोऑर्डिनेट निकालना है? कोऑर्डिनेट अगर पता है तो हमें पॉइंट पता है कि भैया यही है सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलो एक्स और वाई एक्सिस पता होनी चाहिए। तो सबसे, अगर क्वेश्चन में कोई एक्सिस गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो उससे ज्यादा अच्छी बात है। जो सबसे नीचे वाली लाइन होगी वो हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और सबसे किनारे वाली जो लाइन होगी वो हमारी वाई एक्सिस हो गई। अपने हिसाब से फिर हम मान लेंगे भाई, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब अगर ये एक्स और ये वाई है तो बोलो ये ओरिजिन है, सही है। अब आप मुझे बताओ जरा वैल्यू एक्स बार अगर मुझे निकालना है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। m1 x1 कितना है? 0। समझ में आ रहा है भाई? m2 कितना है? x2 कितना है? 4। m3 कितना है? अरे 3 kg। डिस्टेंस कितना है? x3 कितना है? 4। और m4 कितना है? 4 kg। और इसका डिस्टेंस कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 3 3 6 और ये 4 10। तो वैल्यू कितनी आई भाई? 8 ये हो गया, 12 ये हो गया, 20, यानी कि 2। बोलो भाई y बार बताइए कितना होगा? y कोऑर्डिनेट बोलो। 1 इंटू 0, 2 इंटू 0, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना हुआ भाई? 6 और 8 कितना होगा? 1.4 मीटर। अब इसका लोकेशन देखो जरा, लोकेशन देखो। 2 मीटर यहां से अगर शुरू कर रहे हो तो 2 मीटर बोलो बीचों बीच होगा, और 1.4 मीटर। तो जरा सोचिएगा, क्या ये लाइन, क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इस फिगर में? इस एक्सिस के दोनों तरफ एकदम एक जैसा है मामला, ठीक। तो इसी पे सेंटर ऑफ मास लाई कर भी रहा है हमारा। ये देखो 2 है, मिडिल पॉइंट पर है ये, ठीक। और नीचे से 1.4, तो 1.4 जो होगा भाई 1 से ऊपर यहां कहीं पर होगा। बोलो यार, दिस इज 2,1.4, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। क्या ये बात समझ में आई? अब सोचो, जस्टिफाई करो,
एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर तो होना ही चाहिए था, है भी। ऊपर की तरफ क्यों है? क्योंकि ऊपर मास ज्यादा है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? सेम क्वेश्चन देखो, ये तो पूछा जा सकता है, इस तरह क्वेश्चन स्कूल में पूछे जाते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे ट्रायंगल में दूं तो एक मास यहां पे दे दें 2 kg का, एक मास आपको यहां पे दे दें 5 kg का, और एक हम यहां पे लिख दें कोई 4 kg का। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। अब मैं आपको कहूं बेटा सेंटर ऑफ मास बताओ सिस्टम का, बोलो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? देखो एक्स एक्सिस तो बोलो यही है, ये है एक्स एक्सिस, सही है। वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई, सही है। चलो बताओ वैल्यू जरा। हाँ, 2 इंटू 0, 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, ये होगा ना। ये डिस्टेंस कितना है? समझ में आ रही है बात? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये मिड पे होगा, है ना। तो ये कितना हुआ? डिवाइडेड बाई 5 2 7 4 11 7 4 11, तो वैल्यू कितनी आई भाई? 28 बाई 11 मीटर। कर लेंगे। वाई बार बताइए जरा। 2 इंटू 0, 5 इंटू 0, 4 इंटू, ये हाइट 4 है, ये हाइट 4 होगी। कितनी है ये? भाई यही रखना है ना हमको यहाँ पे। तो ये कितना होगा? 2 तरीके हैं, या तो पाइथागोरस लगाओ भैया, ये 4 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो अंडर रूट के अंदर 16 माइनस 4 अंडर रूट 12। बोलो यार, या तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बोलो ये एंगल कितना होगा? अगर ये 4 है, ये 60 है, तो ये 4 cos 60 और ये 4 sin 60, वो भी तरीका है, उससे भी आप कर सकते हो। फिलहाल अंडर रूट 12 का मतलब हुआ 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 11, तो आंसर आ गया यार 8 अंडर रूट 3 बाई। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरह का कोई छोटा मोटा फिगर अगर होगा तो बोलो आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ठीक, ये एकदम इजी टाइप के, इजी वैरायटी के क्वेश्चन है। ठीक, अब अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अगला है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में केवल और केवल 2 ही पार्टिकल्स हों, तब उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? एक ये है m1 मास, एक ये है m2 मास, इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो r। अब आपको ये बताना है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर है। अब यहां पे वो चलेगा ही नहीं। m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 ये तब चलता था जब ऑब्जेक्ट्स किसी प्लेन में हो। बोलो यार, और जब 2 ही ऑब्जेक्ट है तो लाइन में होंगे, प्लेन में नहीं हो सकते। बोलो यार, तो ये प्लेन में नहीं है, दे आर इन अ लाइन। तो इनका सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस है इनको मिलाने वाली लाइन पे ही कहीं होगा। मैंने ये भी कहा था हैवी मास की तरफ होता है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हैवी ये दिख रहा है, तो सेंटर ऑफ मास बोलो यहां कहीं पे होना चाहिए। ठीक, और अगर इसका डिस्टेंस इधर से x1 है, एंड लेट अस सपोज इधर से डिस्टेंस x2 है,
तो यार सबसे पहली इक्वेशन तो हमको यहां पर यही मिल गई, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू r। दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास लाइज नियर हैवियर मास, ये मैं पढ़ा चुका हूं। सेंटर ऑफ मास हैवी मास की तरफ होता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा उसके लिए ये डिस्टेंस कम, और जिसका मास कम उसके लिए ये डिस्टेंस, पॉइंट सही है, ठीक। सो वी कैन राइट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट m1x1 इज इक्वल टू m2x2। क्या ये चीज समझ में आई? अगर m प्रोपोर्शनल टू x प्रोपोर्शनल टू 1/m है तो क्या mx कांस्टेंट हुआ? तो पहले पार्टिकल के लिए m1x1 और दूसरे के लिए m2x2। और अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो ये मूवमेंट ऑफ मास भी है। मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास। नहीं समझ रहे हो तो अच्छी बात है, ये तो है ही है सामने आपके, m1x1 इज इक्वल टू m2x2। यहां से यार x1 की वैल्यू निकाली जाए और ऊपर वाले में रखा जाए। इसको बेटा यहां पे रखते हैं, जैसे ही आप रखोगे ये बनेगा m2x2 अपॉन m1 प्लस x2 इज इक्वल टू r। तो x2 अगर मैं कॉमन कर लूं तो देखो 1 प्लस m2 बाई m1 टाइम्स मतलब इक्वल टू r। यहां से x2 कितना आएगा? x2 कितना आएगा? m1r अपॉन m1 प्लस, चेक करिए क्या ये आएगा, एलसीएम लो, m1 प्लस m2 अपॉन m1, उसको इधर भेज दो, m1r अपॉन m1 प्लस m2। और अगर x2 हमें पता है, ठीक है, तो हम उसको यहां रख सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा? x1 देखो कितना मिलेगा हमें, दैट इज m2 बाई m1 टाइम्स x2, दैट इज m1r अपॉन m1 प्लस m2। m1 से m1 कैंसिल, तो x1 कितना आ गया? क्या ये बात समझ में आई? तो जब आप m1 वाले मास से डिस्टेंस निकाल रहे थे तो न्यूमरेटर में कौन सा मास था? लॉजिक समझो, मतलब इसका क्या है, फॉर्मूला देखने, फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना कि आया कहां से। अब फॉर्मूले को याद करने के लिए दिमाग में एक पॉइंट रखिएगा कि जब आप m1 वाले मास से डिस्टेंस निकालोगे तो न्यूमरेटर में दूसरा वाला मास आएगा m2r, ठीक। डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम ही है, और जब इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा। बोलो यार, फॉर्मूला क्या है? दूसरा वाला मास अपॉन दोनों मासेस का सम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। बोलो यार, अगर मैं आपको इसी पर क्वेश्चन दूं, एक मास ये है 1 kg का, एक यहां पर है 3 kg का, और इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पर है? तो ऑब्वियस है यहां कहीं होगा, इधर कहीं पे होगा, और यहां से मैं डिस्टेंस मान ले रहा हूं कितना? x। अगर मुझे यही x निकालना है तो मैंने क्या लॉजिक सिखाया आपको? डिस्टेंस अगर इधर से निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर में कौन सा मास होगा? डिवाइडेड बाई दोनों मासेस का कितना होगा सम, मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये हमारा आंसर है। बोलो यार, तो अगर दो मासेस हैं तो क्या उनके बीच का सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं कहां पर है? अगर आपको मैं बोलूं कि भाई एक मास ये रहा 10 kg का, एक मास यहां पे है 50 kg का, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लो तुम 4 मीटर। अब बताओ जरा सेंटर ऑफ मास कहां पर है?
ऑब्वियस है उधर की तरफ होगा, ठीक। तो यहां कहीं मान लो सेंटर ऑफ मास, और इसकी डिस्टेंस अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि x है, तो ये x कितना होगा 50/60। सिंपल। इज दिस क्लियर? तो अगर दो पार्टिकल्स हैं तो क्या उनका सेंटर ऑफ मास निकालना आता है? दो से ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालना आता है। पक्की बात है। इसका मतलब इस तरह के केसेस में आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन। देखो ये एक टी शेप हमें बना के दिया गया, ठीक। ये 2 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये पूरा मान लो 16 सेंटीमीटर। ये 16 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 2 है। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक। हमसे कहा गया आप इसका सेंटर ऑफ मास बताइए। सेंटर ऑफ मास कहां पर है? तो देखो वैसे अगर एग्जैक्ट बात किया जाए तो हमसे इसका सेंट्रॉइड पूछना चाहिए था, क्योंकि अब ये टी शेप है जिसमें आपने लेंथ वगैरह दिया, इसके पास सिर्फ क्या है, एरिया है, इसका मास नहीं है। बोलो यार, किसी रेक्टेंगल का कोई मास होता है? लेकिन रेक्टेंगुलर प्लेट होती तो मास हो सकता था। अब इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ ये रेक्टेंगल है, ठीक है, सिर्फ ये रेक्टेंगल है, तो इसका आप क्या निकालेंगे, सेंट्रॉइड। लेकिन अगर मैं बोलूं ये रेक्टेंगुलर प्लेट है तो आप क्या निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आपका समझ लो, वैसे मैं हिंट दे दे रहा हूं, अगर आप सेंट्रॉइड निकालना चाहते हो तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज करना, a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2, यानी मास की जगह क्या आ गया, एरिया। अब इसका एरिया बोलो पता ही है 32, इसका भी एरिया पता है 16। x1 x2, अब इतना तो दिमाग तुम लगा ही सकते हो कि x कोऑर्डिनेट कितना हो, किसका क्या है, ठीक है। ये एक्सिस कौन सी होगी, y एक्सिस, और ये कौन सी होगी। ये आपका होमवर्क है कि आप इसका सेंट्रॉइड निकाल कर लाएंगे। सेंटर ऑफ मास निकालना मैं सिखाऊंगा, आंसर सेम ही आएगा, सिर्फ मेथड में हल्का सा डिफरेंस है, वो मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। क्लियर है, ठीक। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़े।